नमस्कार दोस्तों, अल्बिडो आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने चल रहा हूं जो एसए में भी काम करेगा, जीएस में भी काम करेगा, मेंस में भी काम, प्री में भी काम। मैं आपको सबसे पहले ये सिखाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है प्री में और मेंस में, कैसे आपको पकड़ना है और कैसे आप नोट्स बनाएंगे, कैसे मेंस में आप लिखेंगे, ताकि आप 100% सफल हों, आईएएस के पौधन पर अपना कदम रखें। हम एक बार क्लास शुरू होने के पहले चाहेंगे आप सभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनचेतना बढ़ाने के उद्देश्य से सभी एक बार बोलेंगे जय हिंद। तो हम जो बताने चल रहे हैं, हमारे पास दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है। ये आप देख रहे होंगे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है। इसमें अगर आप देखेंगे दैनिक जागरण में तो इसमें दिखेगा इस तरीके का कि क्या क्या संपादकीय में है। चंद्रयान से अलग हो, चांद की सतह पर बढ़ा लैंडर विक्रम, और संपादकीय में देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम संपादकीय की बात करते हैं। तो संपादकीय में हमारा जो एक टॉपिक हमने उठाया है, इस टॉपिक का नाम दिया गया है, तो 2-3 टॉपिक बहुत हैं। आंतरिक सुरक्षा से भी है, साइबर से भी है, आंतरिक प्रश्न पर भी है, और न्याय की दिशा में प्रभावी पहल, इस पर भी दिया गया है, और विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियाँ, इसमें भी दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे इसके एक साइड में और भी मिलेगा। तो इसका देखिए प्री के हिसाब से एक देखेंगे और मेंस के भी हिसाब से इसका जो प्रचार दिया है, रोबोटिक सर्जरी प्रत्यारोपण करके जो है, प्रत्यारोपण मतलब रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जो है घुटने का प्रत्यारोपण, इसमें ये दिया गया है। तो ये प्रचार ही नहीं, प्रचार के साथ साथ इसको मेंस में भी प्री में भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ये आपको साइंस टेक में मिलेगा, लेकिन हम जो बताने चल रहे हैं ये आपका थर्ड पेपर में पूछा जाता है। इकोनॉमी से भी प्रश्न है और साथ में इसकी निबंध में बहुत बड़ी भूमिका है। निबंध में सबसे बड़ी भूमिका इसकी दिखती है। ऐसा आपको मिलेगा लिखा हुआ कि विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियां, विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियां, मार्ग की चुनौतियां, ऐसा मिला रहेगा। डबल इन्वर्टेड कामा लगा सकते हैं यदि ये निबंध का है। इस पर यदि निबंध लिखने का आ गया तो विकसित भारत के मार्ग, इसमें हम देख रहे थे भाई मेरे मित्र कि पेपर से कैसे हम न्यूज निकालेंगे, कैसे मेंस का क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियां हमारे पास है, दैनिक जागरण से है। ये अभी हाल ही का पेपर है। ये डेट आपको मिलेगा 18 अगस्त 2023। 18 अगस्त 2023 का ये न्यूज है। मेंस में 2023 के मेंस में यूपीएससी की आईएएस के परीक्षा में भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, और आगे पीसीएस में भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। अदर स्टेट कोई भी पीसीएस, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि इसको थर्ड पेपर में नहीं पूछा गया, यानी कि अर्थशास्त्र के पेपर में, तो निबंध में 100% पूछने की संभावना बनती है। अब इसमें आपको समझना होगा कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें, क्या है इसमें। तो इसमें दिया गया है विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियां। आज भारत काफ़ी ज़्यादा बुलंदियों को छू रहा है। तो ऐसे में भारत के सामने इतना विकास होने के बाद भी अनेक चुनौतियां बनी हुई हैं। उन चुनौतियों को कैसे आप निपटेंगे, इस पर प्रशासनिक अधिकारी की अप्रोच से आपको उत्तर लिखना होगा। और इसको प्री में भी आगे, प्री में क्या क्या संभावनाएं इसमें प्रश्न बनेंगे, मेंस से ही प्रश्न निकल के आएंगे प्री में। तो आप देखते रहिए अल्बिडो आईएएस। इसमें आपको टू दी पॉइंट बताने की कोशिश किया जाता है कि वही बताया जाए जो लगभग एग्जाम में जिसकी आने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। तो विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियों की अगर हम बात करें
तो इसमें जो लेख में लिखा गया है वही चीज़ हम भी बताएंगे, वही सब कोई भी टीचर वही बताएगा। लेकिन ये नहीं बताएंगे कोई कि हम मेंस में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए और प्री में हम क्वेश्चन कहाँ से छांटे, क्या आ सकता है, ये नहीं बताएंगे। विषय तो पढ़ा दिया जाएगा। मैं तो जियोग्राफी का टीचर हूँ, लेकिन यूपीएससी दिया हूँ, प्री निकाला हूँ, मेंस निकाला हूँ, इंटरव्यू गया हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे हर विषयों की लगभग पकड़ बनी रहती है। अभी भी पठन पाठन में जारी रखता हूँ, अध्ययन किया करता हूँ। मेरे पास और कोई काम ही नहीं, यही एक ही काम है, इसलिए इतना एनालिसिस करता हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि इस तरीके का आपको लिखना है। कोई भी किताब देखेंगे सभी का एक ही थीम मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा अप्रोच कैसे लिखेंगे, अप्रोच आपका क्या होना चाहिए एक प्रशासनिक अधिकारी का। अब जो पेपर है, न्यूज़ जो पेपर है, न्यूज़ पेपर में जो अप्रोचिंग किया गया, जो लिखा गया है, ये एक लेखक के आधार पर लिखा गया है। ये जेएनयू के जो है प्रोफेसर हैं, तो इनका एक प्रोफेसर के अप्रोच में रहेगा। हमारा जो अप्रोच होगा एक प्रशासनिक अधिकारी के लहजे से होगा, तो हम इस पर चर्चा करते हैं। तो विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियाँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आज भारत, लिखेंगे क्या, देखिए इसमें थोड़ा सा हम ग्राफिंग बना लेते हैं। अगर इस तरीके का ग्राफिंग बना लिए हैं तो भारत अगर की बात करते हैं, भारत किधर किधर में क्षेत्रों में बंट गया है, तो इसमें थोड़ा सा आपको स्पष्टता रहेगा कि भारत ने क्या क्या विकास किया है और क्या क्या चुनौतियां हैं। एक तरफ विकास में दिखा दीजिए, इतना बड़ा नहीं बनाइए, तो थोड़े बना दीजिए आधुनिक भारत, या भारत लिख दीजिए भारत की विकास यात्रा, और दूसरा लिख सकते हैं भारत की चुनौतियाँ। इसको अभी बाद में दिखाइए। तो पहले भारत की विकास यात्रा, आप इसको इस फिगर को दिखा दीजिए, इसमें कौन कौन बिंदु आएंगे, कुछ बिंदु को दिखा दीजिए, ये इस बिंदु का उल्लेख करना है। जो बिंदु यहाँ पे दिखाइए, जो बिंदु को आप दिखाइए भारत ने यह विकास किया है, उसको यहाँ पे दिखाइए, वही चीज़ यहाँ पे लिख देना। और यह विकास किया, लेकिन अभी आगे, अब आगे इसके सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। फिर इतना लिखने के बाद में यह विकास किया है भारत ने, और इसको जो जो विकास किया उसको आप ग्राफ में दिखा दिए। फिर क्या क्या इसके सामने चुनौतियाँ, फिर आगे नीचे एक फिगर बना दीजिए। आगे इसको हटाने के बाद में, लिखने के बाद में आगे एक फिगर बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए चुनौतियाँ। भारत के समक्ष चुनौतियाँ, भारत के समक्ष चुनौतियाँ, भारत के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं, इसको भी दिखा दीजिए। 4-6 कम से कम 6-7-8 दिखा दीजिए, ये करने की आवश्यकता है। तो समझ में आ गया। ये फिगर इस तरीके का अगर दिखा देते हैं तो पढ़ना एग्जामिनर के लिए आसान। नंबर 100% 1 नंबर ज़्यादा मिलेगा, 1 नंबर नहीं, आधा नंबर यदि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा मिलता है तो 20 क्वेश्चन पे 10 नंबर ज़्यादा, और एक पेपर में 10 नंबर ज़्यादा, तो हर में प्रत्येक पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर। 100% आप सफल होंगे, लेकिन आपके समझ में विकसित आना चाहिए कैसे लिखना है। आपका ईगो, यदि ईगो आ गया तब नहीं होगा, अभिमान आ गया नहीं होगा। आपके अंदर नम्रता आनी चाहिए, ह्यूमिडिटी आनी चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। अप्रोच एकदम जैसे प्रशासनिक अधिकारियों का होता है उस तरीके का अप्रोचिंग होना चाहिए। राजनीति से दूर होना चाहिए। और आपका कैसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें लिखना भी नहीं है। देखिए जब जीएस का पेपर रहेगा, जीएस के पेपर में ज़्यादा नहीं लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना है, जो पूछा जाए वही लिखना है। ध्यान दीजिए, जीएस के पेपर में जो पूछा जाए वहीं से लिखना है। थोड़ा सा भूमिका उठाइए, ज़्यादा नहीं, नाम मात्र के लिए भूमिका उठा करके टू दी पॉइंट कीजिए। फिगर, अंत में कंक्लूजन, जो पूछा जाए वही। एस्से है, एस्से में जब ये एस्से के रूप में लिखेंगे तो इसको बहुत लंबा में देना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी अनाप शनाप की बातें नहीं होनी चाहिए, फालतू बातें नहीं होनी चाहिए।
इसमें भी टू दी पॉइंट, लेकिन इसका डायमेंशन इतना होना चाहिए निबंध में, हर क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चुनौती है, क्या फायदे हैं, अर्थव्यवस्था में रहेगा क्या इसका है, आंतरिक सुरक्षा में क्या रहेगा, इसका विज्ञान में इसका क्या उपयोगिता है, इसका जो है भूगोल में क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई है, हर विषय से ये भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ से इसका सकारात्मक नकारात्मक पहलू दिखता है, हर अप्रोच इसमें दिखाना होगा निबंध में। लेकिन जीएस में हर अप्रोच तो दिखाई नहीं सकते, इतना चूंकि समय नहीं होता है, इसलिए टू दी पॉइंट जीएस में लिखना होता है। दोनों आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। हम वापस आते हैं तो क्या लिखेंगे इसमें, देखिए भारत, अगर आज बात करें, भारत आज़ादी का अमृत काल का महोत्सव मना रहा है। आज देखिए, आज वर्तमान में, दोनों शब्द नहीं लिखेगा, या तो आज लिखिए या तो वर्तमान में। आज वर्तमान में नहीं लिखिएगा, वर्तमान में या लिखिए आज। आज भारत आमूर्त काल की स्थिति में पहुंच चुका है, आमूर्त काल की स्थिति में पहुंच चुका है, या यूँ लिखिए, आज भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में भारत वर्तमान में उन बुलंदियों को छू रहा है जिन्हें वह छूना चाहता था, जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता था। भारत आज विश्व में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने उभरा है। भारत को तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, भारत को तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था। वर्तमान में भारत तीसरी दुनिया का, वर्तमान में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़े अर्थव्यवस्था का देश बनने जा रहा है। भारत को तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, वर्तमान में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने जा रहा है। इतना लिखने के बाद लाइन चेंज कीजिए, इतना लिखने के बाद लाइन चेंज कीजिए। लाइन चेंज करके लिखेंगे क्या, स्वतंत्रता से हम उठाते हैं। 1947 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के पहले भारत की जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद बहुत कम था। बहुत कम कितना था, अगर पेपर में दिया है तो आप देखेंगे पेपर में लिखा है 2.7 लाख करोड़ रुपया, पेपर में दिया है 2.7 लाख करोड़ रुपया। एक्यूरेट डाटा लिखा है, सही डाटा लिखा है इन्होंने, तो 2.7 लाख करोड़ 2.7 लाख करोड़ रुपया था जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कितना था, 2.7। ये कब की बात है, ये 1947 की बात है, जब देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। कब की बात है, 1947 को। और उस समय भारत की आबादी ज़्यादा नहीं थी, जनसंख्या ज़्यादा नहीं था, मात्र 34 करोड़। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितना था, मात्र 34 करोड़, ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी। उस समय हमारी जो है अगर देखेंगे जीडीपी कम था, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं, वर्तमान में जीडीपी बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे पास जो डाटा आया है ये न्यूज़पेपर का ही डाटा है और उसे भी एक्यूरेट डाटा भी है, दोनों डाटाएं हैं। तो आज जो है 375 लाख करोड़ रुपया हो गया जीडीपी। वर्तमान में कितना भारत का जीडीपी, वर्तमान में जीडीपी कितना है, 375 लाख करोड़ रुपया, करोड़ रुपया। उस समय कितना था, मात्र 2.7 लाख करोड़ रुपया, और इस समय कितना है, 375 लाख करोड़ रुपया। काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो ये प्रमाण स्पष्ट कर रहा है कि भारत
देश स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अब तक काफ़ी आगे निकल चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत उन विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है जिन्हें वो प्राप्त करना चाहता था। यहाँ तक हो गया। फिर लाइन चेंज कीजिए। लाइन चेंज करने के बाद में अगर लिखना है तो लिखिए अनेक भारत सरकार में अनेक प्रधानमंत्री के पद, अनेक प्रधानमंत्री आए जिन्होंने विकास के लिए अनेक कार्य किए। भारत में इस दिशा में विकास के लिए कई प्रधानमंत्रियों ने अनेक काम किए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पॉइंट में लिख सकते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेकिन एक का नाम नहीं लिखना, कई का तब नाम लिखना पड़ेगा। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है, इसमें अगर आप देखेंगे कुछ दिया है कि नहीं, इसमें इस तरीके का कुछ नहीं दिया है। दिया है 1951 में, अगर देखेंगे 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ही हैं, पहले प्रधानमंत्री वही हैं, सभी जानते हैं। तो 1951 में पंचवर्षीय योजना चलाया गया, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये सभी जानते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाया गया था 1951 में, और 56 में दूसरी पंचवर्षीय योजना चलता है, यानी कि 56 तक ये चलता है, 51 से 56 तक, 56 से दूसरी 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना था। जो पहली पंचवर्षीय योजना था ये कृषि के लिए था। कृषि को बढ़ावा देना, कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। तो कृषि के क्षेत्र से संबंधित कृषि में योगदान देना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आया है 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस योजना ने कृषि के क्षेत्र में इतना योगदान दिया, इतना विकास किया, इतना उत्पादन किया कि अन्य देश भी चकित रह गए, अन्य देश भी हैरान रह गए कि भारत में इतना विकास इतनी जल्दी कैसे। जब हमारा देश 1947 में बहुत अंग्रेज छोड़ के गए थे हम लोगों को यहाँ से, क्योंकि हम लोग गुलाम थे, सभी जानते हैं। जब अंग्रेज छोड़ के गए उस समय हम लोगों की स्थितियाँ, आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, अस्थिरता का माहौल था। ऐसी स्थिति से हम लोग गुजरे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ये भी कृषि के क्षेत्र में रहा, इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ। अब देखिए एक बार इसमें अगर आप देख लेते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ने के साथ साथ इसमें देखना है क्या क्या इसमें मैटर, कुछ मैटर इसमें ज़्यादा लिखा रहेगा, कुछ फालतू भी हो सकता है और कुछ जो है यूजफुल, लेकिन यूजफुल लगभग 90% होगा। बाकी 10% इसलिए हम हटा देते हैं क्योंकि लेखक का अपना विचार है और वो लेखन के हिसाब से लिखा है, और हमको लिखना है यूपीएससी में या पीसीएस में, मेंस में लिखना है, तो हमको टू दी पॉइंट लिखना है। तो इसमें अगर देखेंगे 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना किया गया, दीर्घकालिक विकास का शुरुआत हुआ। इसके बाद में अगर देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने भी देश की विकास के लिए अनेक कार्य किए। इस प्रकार से कई प्रधानमंत्री आए इसी जनता के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1965 में 1900 देखिए इसी को उल्टा कर देते हैं 1965 ईस्वी में एफसीआई की स्थापना किया गया। किसकी? एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 1965 ईस्वी में एफसीआई की स्थापना किया गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किया गया। इसके साथ ही साथ आगे देखेंगे, फिर आगे चल करके अगर इसमें देखेंगे एफसीआई के साथ साथ इसमें 1978 और 79 में 1978 और 79 में इसमें देखेंगे हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति लाया गया। हरित क्रांति भी काफ़ी ज़्यादा सफल रहा।
1978 से 79 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति लाया गया, काफी ज्यादा सफल रहा। हरित क्रांति के साथ साथ अगर देखेंगे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो था मोटे अनाजों से संबंधित, गेहूं मुख्य रूप से था, दूसरे नंबर पे जौ है और चावल भी है, तो मुख्य रूप से गेहूं से था। ये श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए था, ये भी काफ़ी ज़्यादा सफल रहे। इससे कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुआ। ये 78-79 की बात है। अगर देखेंगे 80, 81, 82 के बाद में, 83 के बाद में कुछ अगर आता है मैटर, तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो हम सीधे कहाँ पे चलेंगे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी दूरसंचार केंद्र में। यहाँ पर भी देखेंगे 1985-86 के बजट में करों में कमी किया गया, वृद्धि नहीं कमी किया गया। 1985-86 ईस्वी में करों में कमी किया गया, कर की दर में कम कर दिया गया। कर की दर को क्या किया गया, कम। इससे जो है जनता को राहत मिला, आम जनता को राहत मिला। और जब आम जनता को राहत मिलेगा वो अनेक उद्योग धंधों में भी विकास करेगा, उसके पास कुछ इनकम होगा, वो इनकम होगा, विकास करेगा। इसके साथ में अगर देखेंगे भारत सरकार ने पीवी नरसिम्हा जब राव आते हैं, पीवी नरसिम्हा राव के समय 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति लाया, नई औद्योगिक नीति भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति लाया। इस औद्योगिक नीति के तहत 3 चीजें अपनाया गया। नई औद्योगिक नीति के तहत कब आया, 1991 में। ये प्री में भी पूछे जाते हैं, समझिए, प्री में भी पूछे जाते हैं। नई औद्योगिक नीति जो है 1991 में आया। इसमें 3 चीजें अपनाया गया। कितने चीजें, 3 चीजें। ये भी पूछा जा सकता है कितने चीजें, 3 चीजें अपनाया गया। एक है उदारीकरण, यानी कि इसमें क्या था, विदेशों से जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, विदेशों से लोगों को निवेश कराने के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम में ढिलाई किया, कुछ नियम जो सरल बना दिया ताकि विदेशी लोग भी आए यहाँ पर व्यापार करें। क्योंकि शुरुआत में ऐसा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में व्यापार करने के लिए ही आई थी और व्यापार करते करते भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। इसीलिए हम लोग भारतीय शुरुआत में विदेशी व्यापारों को, विदेशी व्यापारियों को, विदेशी चीज़ों को आने से रोकते थे अप्रत्यक्ष रूप से। इसीलिए 91 में अब उदारीकरण अपनाया गया कि अब नहीं दिक्कत, अब हम लोग आधुनिक भारत में आ गए हैं, अब हमारे लिए कोई समस्या नहीं। विदेशी व्यापार करने के लिए आए या न करने के लिए आए, हम किसी विदेशी से डर नहीं सकते, कम नहीं है बल्कि उनसे आगे ही हैं। अब वो स्थितियाँ अलग हो गई। 1947 के पहले जो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1607 ईस्वी में, 1600 में स्थापित हुआ, 1607 में इंडिया में आई, अनेक प्रकार की, तब उस समय की स्थितियाँ अलग थी। मुगल शासक हुआ करते थे और वो जो मुगल शासक थे आयोग विलासी और निकम में अंतिम थे, औरंगजेब की बाद वाले जितने सब हैं, तो स्थितियाँ वो अलग थी, आज का स्थिति अलग है। उदारीकरण। दूसरा क्या अपनाया है, निजीकरण। और तीसरा है वैश्वीकरण, यानी कि विश्व के स्तर पर सभी को समानता में लाना, सभी को एकजुट तक करना, एक कायदा कानून जिसके लिए WTO आ गया है। एक WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो व्यापार के मामले में सबको एक नज़र से देखता है लगभग में। एक है निजीकरण मतलब क्या, प्राइवेट जैसे सिस्टम को लाना है। क्योंकि सरकारी में थोड़ा सा लोग यहीं के लोग हैं जो कार्य नहीं करना चाहते हैं, वही प्राइवेट में वही लोग काम करेंगे। 60-70 हज़ार वेतन पाकर प्राइमरी टीचर में कोई बैठा है, कम पढ़ाना चाहेगा, प्राइवेट में पढ़ाएगा, 30 हज़ार में 20 हज़ार में बढ़िया मेहनत से पढ़ाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे लगभग बहुत से ऐसे विभाग हैं। सरकारी में लोग कम काम करना चाहते हैं, इसीलिए सरकारी में गवर्नमेंट सभी ज़्यादा लोग ढूंढते हैं। सरकार इसीलिए प्राइवेट दिशा में काम कर रही थी। PP मॉडल अपनाएगी, PP। यहाँ तक। इसके साथ 91 के बाद में उदारीकरण का जो नीति आया, इसमें भी सफलता मिला। अब इसके बाद में हम आगे क्या लिखेंगे, आगे देखिए जो लेखक बता रहे हैं कि राजीव गांधी के समय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार में क्रांति हुआ। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे
इसके साथ में अगर देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जब आते हैं तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बनते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज आगे चलकर हम देखेंगे ये प्रधानमंत्री जी हमारे देश के माने जाने गिने चुने प्रधानमंत्री जी ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाते हैं। ये बताया गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 बड़े महानगरों को हाईवे नेटवर्क से जोड़ा गया। 4 बड़े महानगर कौन कौन हैं? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। ये 4 बड़े नगर हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। इन 4 बड़े नगरों को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़कर एक हाईवे नेटवर्क को मजबूती दिया, जिससे हमारी ग्रामीण व्यवस्था शहरी व्यवस्था से उद्योग धंधे बनाने में माहिर हो गई। स्पष्ट हुआ, अर्थात मजबूती मिला। ग्रामीण व्यवस्था और शहरी व्यवस्था को एक मजबूती मिला। इसके साथ में हम आगे लिखेंगे, इसके साथ में हम आगे देखिए क्या लिखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ही इसके साथ में किया है। हमारा जो अगला पॉइंट होगा इसमें हम लिखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम अधिनियम। हमारे पास न्यूज़पेपर है, हम न्यूज़पेपर में एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें अगला हमने लिखेंगे मनमोहन की संघ के ही समय में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट, ये लाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया। इसके साथ में यानी कि सुरक्षा यानी कि ये जब लाया गया, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ गरीबों को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिला। गरीबी कम करने में भारत सरकार ने अहम भूमिका निभाया। इसके साथ में अगर हम देखेंगे एनालिसिस में करते हैं, देखेंगे अब हमारा वर्तमान में बात करते हैं। वर्तमान में भारत सरकार अर्थात इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर लिखेंगे, योजना आयोग को समाप्त करते हुए, आयोग को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर एक नया आयोग नीति आयोग लाते हैं। नीति आयोग का मतलब होता है NITI, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये प्री में भी पूछे जाते हैं प्रश्न, इसके फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। अर्थात योजना आयोग को समाप्त करने के स्थान पर, समाप्त कर इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया। ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। यह नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसमें भारत के सभी लगभग मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, प्रधानमंत्री सहित PMO के अधिकारीगण, हर राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण भी शामिल होते हैं। इस पर विचार विमर्श होता है, देश की योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए ताकि हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे। ऐसे में भारत सरकार अभी भी प्रयासरत है।
इसके साथ में और आगे हम देखेंगे, आगे लेखक का कहना है, तो इसके साथ में हमारे प्रधानमंत्री ने यही इतना नहीं लाया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा हमने विकास किया। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया के साथ साथ डिजिटल इंडिया, और साथ में आप देखेंगे जीएसटी भी लाया गया। जीएसटी में कई प्रकार के संशोधन करके लाए गए, 1 जुलाई 2017 से लागू है। तो कई योजनाएं ये सब लाने के बाद में भी भारत इस समय विकास के मार्ग पर बुलंदियों को छू रहा है। भारत इस समय विकास के मार्ग पर बुलंदियों को छू रहा है। ऐसे में हमारे सामने अनेक चुनौतियां फिर भी बनी हुई हैं। ऐसे में फिर भी हमारे सामने अभी 2047 तक हमें और भी विकास करने की आवश्यकता है। 2047 तक हमें और भी विकास करने की आवश्यकता है। 2047 इसलिए रखा गया है क्योंकि 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 2047 इसलिए रखते हैं ताकि हमारा 1 शताब्दी होगा, यानी कि 100 वर्ष पूरा होगा हमारी स्वतंत्रता का। हम इस समय आज़ादी के अमृत काल में, आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 2047 तक के डाटा में अगर हम देखते हैं तो 2047 तक अभी देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं। हमारा देश, अब चुनौती क्या है, हमारा देश शिक्षित हो गया है, साक्षरता दर ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, फिर भी अभी हम QS रैंकिंग में QS वर्ल्ड रैंकिंग में हमारे देश का कोई भी विश्वविद्यालय या संस्थान टॉप 100 में नहीं शामिल हो पाया है। टॉप 100 में शामिल नहीं हो पाया है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है कि QS वर्ल्ड रैंकिंग ये विश्वविद्यालयों का या कोई शिक्षण संस्थान है, इन शिक्षण संस्थानों का रैंकिंग कराता है। कितना अच्छा गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता किस देश में, किस विश्वविद्यालय में है, हमारा देश अभी इसमें, हमारे देश का कोई भी संस्थान इसमें शामिल नहीं हो पाया। तो ये हमारे सामने एक चुनौती है। दूसरी चीज़, हमारे देश में अगर देखेंगे 1000 डॉक्टर पर मात्र 0.7 डॉक्टर आते हैं। 1000 व्यक्ति पर, डॉक्टर पर नहीं, 1000 व्यक्ति पर, 1000 यदि जनसंख्या है, व्यक्ति हैं यहाँ के लोग। हम देखेंगे इसमें कि 1000 व्यक्ति, हमने बताया 1000 व्यक्ति पर भारत में डॉक्टर मात्र 0.7 है, जबकि WHO का मानना है, WHO का कहना है 1000 व्यक्ति पर 2.5 डॉक्टर होने चाहिए। 1000 व्यक्ति पर 2.5 डॉक्टर होने चाहिए। 1000 WHO का कहना है 1000 व्यक्ति पर कितना होना चाहिए, 1000 व्यक्ति पर 2.5 डॉक्टर होने चाहिए, WHO का कहना है। तो एक हमारे सामने एक चुनौती है कि नहीं, कि 1000 व्यक्ति पर भारत में मात्र 0.7 डॉक्टर आते हैं, जबकि WHO कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 1000 व्यक्ति पर 2.5 डॉक्टर होने चाहिए। प्रत्येक देश के लिए लागू है, एक ही देश के लिए, भारत के लिए नहीं। तो भारत के सामने एक ये भी चुनौती, हमने साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा हासिल कर लिया है, लेकिन अभी हमने बताया QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में हमारा कोई संस्थान,
कोई यूनिवर्सिटी नहीं शामिल हो पाया। यहाँ तक समझ में आ गया। और हम चुनौती की बात करेंगे, कौन कौन से हमारे सामने चुनौतियाँ हैं। इतना विकास होने के बाद भी, इतना विकास होने के बाद में भी हमारे सामने और कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, इस पर चर्चा किया जाएगा। अब हमने बता दिया कई बार, जब आप जीएस में लिखेंगे बहुत ही संक्षिप्त में लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे जो पूछा जाए। लेकिन ये एस्से में भी आ सकता प्रश्न, एस्से में थोड़ा विस्तार रूप देंगे, लेकिन हर डायमेंशन की जितने इसके डायमेंशन सबको बताना पड़ेगा, तभी तो आपका क्वेश्चन का आंसर लंबा बनेगा। 250 शब्द में पूछ रहा है, 150 शब्द में पूछ रहा है जीएस में, उसी हिसाब से आपको बनाना है। एस्से में आ गया ये सब, एस्से के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में हम देखेंगे कि आज हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। कृषि के क्षेत्र में हम क्या हैं, आत्मनिर्भर। हम देखिए, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना है, समय देखते हुए लिखना है। कृषि के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन जो हमारे देश के युवा पीढ़ी लोग हैं, किसान लोग हैं, ये इस क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, दूसरे कार्यों में लग रहे हैं। तो हमारे लिए एक भी ये चुनौती है। कृषि के क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति अर्थात किसान लोग है ना, किसान इस क्षेत्र को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, बाहर क्षेत्र में गमन कर रहे हैं, बाहर क्षेत्रों में जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, दूसरा क्षेत्र पकड़ रहे हैं। जबकि हमने कृषि के क्षेत्र में उन्नत किया है, आत्मनिर्भरता प्राप्त किया है। ये भी एक हमारे सामने चुनौती है। युवा पीढ़ी आज के समय में कृषि का कार्य नहीं करना चाहती। ऐसे में करेगा कौन? माना कि टेक्नोलॉजी आ गई है, सब प्रकार की मशीनें आ गई, लेकिन मशीन को चलाने के लिए तो भी और भी कार्य करने होते हैं। कृषि में करने के लिए हमारे यहाँ किसानों की आवश्यकता है, तो और लोग करना नहीं चाहते। पशुपालन एक बहुत मुद्दा है, लोग करना नहीं चाहते, नहीं करेंगे तो एक समस्या है। आत्मनिर्भरता तो प्राप्त किया, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय 34 करोड़ मात्र जनसंख्या थी। आज 1 अरब के पास, 1 अरब से ज़्यादा हो चुकी है हमारी जनसंख्या। भारत की जनसंख्या 1 अरब से भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। तो एक उस समय 34 करोड़ मात्र थी। तो एक जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारे पास आर्थिक संसाधन अभी कम, हमारे पास अनेक टेक्नोलॉजी, अनेक तकनीकी अभी कम है। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए एक सब चुनौती है। चुनौतियां से कैसे निपटा जाएगा? जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री स्किल इंडिया, कौशल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेड इन इंडिया, अनेक कार्यक्रम, इस समय सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। 2024 तक भारत सरकार का लक्ष्य हर घर जल, हर घर नल, हर खेत नल की योजना चल रही है। और आप किसी भी जिले में देखिए, इतनी पाइपें भारत सरकार लगा दे रही है, लाइन बिछ रही है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि कोई आदमी जल के बिना ये न रहे कि जल उसे नहीं मिल रहा है। शुद्ध जल, अच्छा से अच्छा जल की व्यवस्था की प्रावधान किया गया है और लगाने की सरकार का ये लक्ष्य, महत्वाकांक्षी लक्ष्य सफल भी होगा। क्योंकि भारत सरकार इस समय जो तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, इस समय तीसरी अर्थव्यवस्था का देश बनने जा रहा है। तीसरी दुनिया का देश कहा जाने वाला भारत इस समय तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसको भी पॉइंट में लिख सकते हैं, हाईलाइट कर दीजिएगा। हाईलाइट मतलब थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा। तीसरी दुनिया का देश भारत, तीसरी दुनिया का देश कहा जाने वाला, तीसरी दुनिया का देश कहा जाने वाला देश भारत, तीसरी दुनिया का देश अंडरलाइन भारत आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, अंडरलाइन, हाईलाइट हो गया।
यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने बताया कि कैसे लिखा जाएगा, ये सब हमारे सामने चुनौतियाँ हैं। और अगर चुनौती की बात करेंगे, लेखक का कहना है, तो मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ पेपर से कैसे आप प्री का क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। अब इसके साथ में अगर देखेंगे हमारे सामने देखिए इस समय इतना हमने विकास करने के बाद भी जो हमारी क्रय शक्ति है, क्रय शक्ति मतलब होता है खरीदारी, विक्रय मतलब बेचना, तो बेचना अलग चीज़ है, क्रय शक्ति की बात है। क्रय शक्ति अभी भी बहुत कम लोगों के हाथ में है, क्रय शक्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है। इसका मतलब अभी भी हम आर्थिक असमानता से जूझ रहे हैं। इतना विकास होने के बाद भी यही लेखक कह रहा है, विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियां, विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियां, हेडिंग दे दिया विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियां। इतना विकसित होने के बाद भी, इतना योजनाएं लाने के बाद भी आज भी भारत के कुछ प्रमुख लोगों के हाथ में क्रय शक्ति, सर्वाधिक क्रय शक्ति कुछ ही लोगों के हाथ में, बाकी लोगों के हाथ में नहीं है। अर्थात क्रय शक्ति जो है आम जनता के लिए अभी कम है। आवश्यक जो चीजें हैं जिसको कुछ ही लोग खरीद पा रहे हैं, सब लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। तो आर्थिक विषमता, इस आर्थिक विषमता से निपटना एक चुनौती बनी हुई है। इन सब चुनौतियों को आप निपटेंगे कैसे, इसका मेन उद्देश्य क्या है। यदि हमारे देश में युवा, सबसे ज़्यादा युवा है विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में, यदि हमारे देश के युवा को उचित कौशल प्रबंधन किया जाए, कौशल शिक्षण दिया जाए, यानी कि सबसे अच्छा, यानी कि ऐसा नहीं शिक्षण दिया जाए कि शिक्षा केवल देते रहे, इस प्रकार की शिक्षा हो कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ यदि वो गवर्नमेंट जॉब ना करना चाहे, यदि ना मिले तो रोजगार में लग जाए, और रोजगार ऐसा करे कि गवर्नमेंट सर्विस से ज़्यादा इनकम उसका पास हो। अब सरकार यदि चाहे इस प्रकार की व्यवस्था करे, इस प्रकार का प्रबंधन करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो सकता है। सरकार प्रयासरत है, फिर भी अभी हमारे सामने चुनौती है। तो अंतिम लिख सकते हैं, निष्कर्ष जरूर लिखना है कि भारत सरकार को उचित कौशल प्रबंधन के द्वारा, शिक्षण के द्वारा और सुधार की जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में विश्व में सर्वाधिक युवा पीढ़ी है। अतः उचित कौशल प्रबंधन शिक्षण के द्वारा हम इसे सुधार कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। हाँ, अब देखिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताया, अब इसमें आपको लिखना क्या है। प्रधानमंत्री का नाम न लिखें, किसी भी प्रधानमंत्री का नाम, तो अच्छा रहेगा। लिख देंगे कोई बुराई नहीं, लेकिन नहीं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नाम ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से हमारे पास शब्द की मात्रा बढ़ता चला जाएगा। तो हम लिखेंगे लगभग भारत सरकार ने यह लाया, भारत सरकार लिख देंगे एक बार, ये योजना लाया गया। इतना विकास होने के बाद में भी हमारे सामने ये चुनौतियां बनी हुई हैं, और इन चुनौतियों का कारण ये सब है। तो संक्षेप में हमने बता दिया, इतना ही। आपको लिखते लिखते बड़ा समय लग जाएगा। तो हम इसी पर इजाज़त लेते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम अगले टॉपिक में मिलते हैं। अगला हमारा टॉपिक दूसरा हमारा रहेगा न्याय की दिशा में प्रभावी पहल। ये एडिटोरियल में आपको मिलेगा, और दूसरा आपको मिलेगा आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न मिलेगा, और एक मिलेगा साइबर धोखाधड़ी की चुनौती। तो न्याय की दिशा में प्रभावी पहल ये बहुत मुद्दा है, न्यूज़पेपर का मुद्दा है। तो प्री में कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पर एक प्रश्न मैं प्री का दे देता हूँ, आप इसको हल करिएगा। यहाँ तक हो गया भैया, सबके समझ में आ गया। अब इसमें प्रश्न ये रहेगा, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। पॉइंट में दे देगा 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में
भारत सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। वैश्वीकरण की नीति अपनाई, पहला पॉइंट। तो 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति अपनाई। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे इसी से जो मैंने मेंस बताया है इसी का ही प्रश्न है। दूसरे में हम लिखते हैं 1965 में 1965 में यानी कि 65 में ईस्वी में EFCI फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि खाद्य इसको कहते हैं भारतीय खाद्य निगम EFCI की स्थापना किया गया। अब देखिए यहाँ पे ये डाटा इंपॉर्टेंट है। ऐसे डाटा ये होता कि यूपीएससी में डाटा नहीं पूछता, लेकिन इस तरीके का आज के समय में ट्रेंड बना हुआ है, ये डाटा पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न इसमें दे सकता है नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति 1991 ईस्वी में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय आया। पीवी नरसिम्हा राव के समय आया, ये भी डाटा है। अब इसमें लिख देता है निम्न में से कितने कथन, निम्न में से कितने कथन सत्य हैं। कितने कथन? अब ए ऑप्शन लिखेगा केवल 2, बी ऑप्शन लिखेगा केवल 1, सी ऑप्शन लिखेगा तीनों और डी लिखेगा कोई नहीं। तो अब इसमें आपको देखना है क्या है इसमें सही, इसमें देखना क्या सही है। तो देखिए निम्न कथनों पर विचार करें। 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई। यही लाइन, ये तीसरा भी लाइन है। ये नई औद्योगिक नीति 1991 में लाया गया था और ये लाया गया प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव के समय लाया गया था। इन्होंने ही लाया था उदारीकरण की नीति, यानी कि नई औद्योगिक नीति जो लाया है, इसी नई औद्योगिक नीति के तहत ये निजीकरण है, वैश्वीकरण, उदारीकरण है। इसका मतलब पहला ये दोनों एक ही चीज़ है, केवल अलग अलग पार्ट में तोड़ के पेश किया गया है और दोनों सही है। और 1965 में EFCI की स्थापना किया गया, ये भी सही है। इसका मतलब कितने कथन सही हैं? तो तीनों कथन सही। उत्तर आपका मिलेगा सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि यहीं पे ये दे देता 1956 में, ऐसा लिख देता 1956 में EFCI की स्थापना, केवल इस तरीके से चेंज कर दिया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो कितने हो जाते? 2। तो कौन सा उत्तर हो जाता? तब ये हो जाता, ये नहीं होता। अब ट्रेंड, प्रश्न पूछने का ट्रेंड प्री में बदला जा रहा है, मेंस में बदला जा रहा है। अप्रोच आपको कैसा रखना है? केवल आप प्री हल करेंगे तो नहीं होगा, केवल मेंस हल करेंगे नहीं होगा। प्री मेंस दोनों लेकर, लेकिन मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है। मेंस पे कुछ आपके पास तथ्य भी होना चाहिए, नहीं तो कैसे आप उदाहरण के रूप में सपोर्ट करेंगे। ऐसे दिल्ली में लोग, जितने लोग हैं सब लोग यही बोलते हैं कि फैक्ट का ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन जब सपोर्ट करना होगा, उदाहरण दिखाना पड़ेगा। जैसे ए सपोर्ट करने के लिए फैक्ट की ही आवश्यकता होती है, वही फैक्ट यहाँ पर है। ये सब फैक्ट ही है, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट में बदल दिया गया है। भाई नई औद्योगिक नीति फैक्ट है, 1991 फैक्ट है, पीवी नरसिम्हा राव फैक्ट है, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण फैक्ट ही है।
उसी फैक्ट को कॉन्सेप्ट में बदला गया है। एक फैक्ट ही है, ये फैक्ट ही है। कुछ फैक्ट रहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं। आज के समय मिल के प्रश्न आ रहे हैं। पहले होता था केवल कॉन्सेप्ट आता था, एक समय आया था केवल फैक्ट था। अब इस समय फैक्ट कॉन्सेप्ट कई चीज़ों को मिला करके दिया जा रहा है। क्योंकि लड़के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।